वेलकम एवरीवन। आज हम लोग नया एलिमेंट शुरू कर रहे हैं, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। नाउ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्या है? सो व्हाट आर द कोर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस। हम लोग क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं, आइए फटाफट बोले ले लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कॉजेशंस एंड प्रिवेंशंस। क्या चीज कॉज करती है और कैसे प्रिवेंशंस होते हैं, देन टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, roles of supervisor in promoting safety and health, reporting classifications of accident and hazard identification techniques. So basically ये 5 core sub points मिला के element 2 का निर्माण किया गया है, that is basic principle of accident prevention. अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन का जब हम लोग बात करते हैं, सो इसके ये जो 5 अलग अलग सब पार्ट्स हैं, आज हम लोग ये जो वीडियो जिस पर आधारित है वो है बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। सो फिलॉसफी, किसी भी चीज की जब हम लोग फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं तो फिलॉसफी क्या है? सो पहले एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये फिलॉसफी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस फिलॉसफी के अंदर मतलब बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, आइए अब वो देखते हैं और उसके बाद में फिर उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड कॉशंस एंड प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड नीड फॉर सेफ्टी। क्यों हमें सेफ्टी की जरूरत है, पहले उसे समझना जरूरी है, जो कि फिलॉसफी में आता है। इसके बाद में किसी भी एस्पेक्ट को समझने के लिए या किसी भी इंटीग्रेटेड सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी फिलॉसफी समझना जरूरी है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, हमें इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एन एक्सीडेंट, जो कि अनुमान हर किसी को अलग अलग डेफिनेशन से पता होगी। फिर हम लोग बात करेंगे कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स की, एंड देन वी विल टॉक ऑफ थियरी ऑफ एक्सीडेंट अकरेंस, अनसेफ एक्शंस, एक्सीडेंट प्रोननेस, अनसेफ मैकेनिकल एंड फिजिकल कंडीशंस। ऊपर आ गया अनसेफ एक्ट, नीचे आ गया अनसेफ कंडीशन। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड्स। तो ये आज हम लोगों का कोर आउटलाइन रहेगा ऑफ डिस्कशन। सो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नीड फॉर सेफ्टी से। So what is industrial accident and need for safety? Why we need safety? So basically आपको ये पता होगा कि इंडस्ट्री जो है वो gradually every day it is evolving and everything is changing. So there is a constant change in the industrial practices, industrial behavior, industrial mechanical, electrical, chemical, radiation hazards. All this are constantly evolving. Same as you. आप आज जितने साल के हैं, 1 मिनट बाद भी उतने साल के नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आप you are 1 minute older. So similarly यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के अंदर भी इसी तरह से हैजार्ड्स जो है वो वही है। it is embedded, right? it is there, but आपको ये देखना है कि आप हैजार्ड के होने के बावजूद भी उसे किस तरह से टैकल करते हैं या उसे किस तरह से उस परिस्थिति में आप किस तरह से काम करते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में, तो एक्सीडेंट्स के जो बोलते हैं ना कि भाई टेंजिबल कैलकुलेशंस, जैसे फेटालिटी हो गई या इक्विपमेंट का लॉस हो गया, सो ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेंजिबल एफर्ट्स में, करेक्ट। लेकिन अनटेंजिबल एफर्ट्स क्या होते हैं, जैसे हाउ इट हैज साइकोलॉजिकली इफेक्ट। जैसे कई बार किसी आदमी का हाथ फंसते रह गया, तो उसको वो साइकोलॉजिकली कैसे इफेक्ट किया है, दैट इज अनटेंजिबल। वो आप मेजर नहीं कर सकते। हाउ कैन यू मेजर कि एक आदमी कितना डर गया है? अब डर को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो काम करते समय में उसकी घबराहट का लेवल कितना हो गया था, या वो बच गया, या उसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई तो वो कितना डर चुका है। सो कई बार ये जो अनटेंजिबल फैक्टर्स हैं, ये हमें सेफ्टी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी को सेफ फील कराना है तो आप क्या करेंगे, आप उसे प्रैक्टिसेस बताएंगे कि देखिए पहले ऐसा होता था, अब
ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने ये सिस्टम लगा दिया है। तो the other person becomes confident. Yes, when you tell that, okay, previously it was like that, but now it is not so. We have put such systems that you will not have any issues. Correct? तो ये चीजें जो है ये untouchable में आती हैं, and this is actually the main reason why we bend towards safety. Then जब हम लोग बात करते हैं, बेसिकली आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा, आई एम टेकिंग इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए. करेक्ट? सो माइंड माई लैंग्वेज, अगर मैं बीच में ज्यादा इंग्लिश बोल जाऊं या ज्यादा हिंदी हो जाए, लेकिन फिर भी चीजों को समझाना बहुत जरूरी है, रादर देन पुटिंग इट इनटू अ लैंग्वेज. So I hope you understood this. These points, what points I have written are actually self-explanatory, that these are the points that are going to cover the things. But yes, उनका definition wise या उनको detail में explain करना इन points को is more important. Correct? So management जो है वो क्या देखता है? मैनेजमेंट देखता है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, हमें कितना नुकसान हुआ या हमें क्या हुआ. लेकिन मैनेजमेंट अपने लेवल पे सोच रहा है दैट हमें क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. लोगों के बारे में वो फिक्र करते हैं, लेकिन लोगों को जो इम्पैक्ट किया है वो किस हद तक किया है वो हमें नहीं पता. करेक्ट? सो दैट कम्स अंडर अनटचेबल. सो उनको सेफ फील कराने के लिए भी नीड आता है सेफ्टी का. करेक्ट? देन कमिंग टू कई लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, या कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि सर ये हम लोग यहाँ पे काम करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा इशू हो गया था, ये हो गया था. सो कई लोग नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं. कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पैंडेमिक सिचुएशन में या इन सब परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा है कि क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से हो रही हैं. सो पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है. सो आपने अपनी अर्निंग से ज्यादा लोन ले रहा है. सो they all come to one thing, and that is your fear of losing job. तो लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं. सो दिस काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज ये लीड करता है एक अनसेफ एक्ट की तरफ कि यार नहीं, कुछ भी करके काम तो करना ही है, भले वो अनसेफ हो. क्यों? क्योंकि आपके पास में और कोई ऑप्शन बचता नहीं है. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो आता है. सी देयर इज अ रीजन. ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये नीड फॉर सेफ्टी में क्यों आती है, बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई अभी आपने करंट सिनेरियो में देखा होगा कि भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ सेफ्टी, बिकॉज साइकोलॉजिकली पीपल आर गेटिंग मोर इफेक्टेड. करेक्ट? नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ एन एक्सीडेंट. सो बेसिकली एक्सीडेंट को बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको समझाना हो तो इट इज एन अनप्लान्ड, unexpected event which causes or is likely to cause an injury. That's it. It's a very simple definition. So accident को define करना बड़ा आसान होता है. Unplanned, unexpected event which causes or is likely to cause an injury. So this overall defines it. Now coming to the causes of accidents. So basically causes of accident के लिए आप लोग यहाँ पे एक पिरामिड देख रहे हैं. इस पिरामिड के अंदर ये everybody knows that this is H.W. Henrich का पिरामिड. So H.W. Henrich ने इस पिरामिड को जब बनाया, so ये कब हुआ, क्या हुआ, so what is the background of this? Because everybody wants to understand this pyramid, but they actually don't really know the background of it, or they actually don't understand the core concept of it. So यहाँ पे हेनरिच का पिरामिड जो है, ये जो आपको बनाना है, ये आपकी फैसिलिटी पर कितना डेटा है अवेलेबल, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ. सो इन 1932 H.W. Henrich, after carefully studying around 75,000 lost time accident cases from insurance files, found that 98% of the accidents are the cause of unsafe actions and unsafe conditions. Correct? Unsafe act or unsafe condition. 75,000 lost time accidents हैं. So ये उन्होंने कहाँ से पढ़ा? इंश्योरेंस फाइल से पढ़ा. और 98% एक्सीडेंट्स जो उन्होंने फाउंड आउट किए वो किए अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस के हिसाब से, और समटाइम्स बोथ. करेक्ट? सो बेसिकली what he derived out of this this pyramid was कि अगर हम इन अनसेफ एक्ट को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं या अनसेफ कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वी विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ लाइव्स. करेक्ट? और वी विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ लॉस्ट टाइम्स, और वी विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट? सो
सेम इसी ऑथर ने, मतलब हेनरिच ने ही एक और स्टडी किया। उन्होंने क्या किया कि 5000 लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स लिए और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि एवरी एक्सीडेंट, करेक्ट, एवरी एक्सीडेंट या एवरी इंजरी, देयर आर मेनी सिमिलर एक्सीडेंट्स दैट कॉजेस नो इंजरीज, राइट। कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो जिसके अंदर कई बार तो इंजरी हुई भी नहीं, लेकिन वो रिकॉर्ड हुई। सो अनलेस एंड अनटिल बोलते हैं ना कि भी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस का ना रिकॉर्ड होना चाहिए, वो आप उसको रिकॉर्ड करिए, चले भले कुछ नहीं हुआ, उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक आदमी के साथ, सो अनुमान उन्होंने क्या बताया कि इट वाज एस्टिमेटेड बाय हिम दैट इन अ यूनिट ग्रुप ऑफ 330 एक्सीडेंट्स, यूनिट ग्रुप, ठीक है, इन्वॉल्विंग सेम पर्सन, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड सिमिलर सर्कमस्टांसेस। मतलब फिर उन्होंने क्या किया, ये जो 75,000 का डेटा था, 5,000 डेटा लिया, 5,000 डेटा लिया लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट्स का, जिसके अंदर से 330 डेटा उन्होंने ऐसे लिए जो कि सिमिलर थे, कि भाई एक ही जैसी परिस्थितियां थी, एक ही जैसे आदमी थे, एक ही जैसा पर्सन था, एक ही तरह की एक्टिविटी थी। तो उस एक ही तरह की एक्टिविटी में से 300 ऐसे परिस्थितियां थी जिसके अंदर, मतलब 330 एक्टिविटी उन्होंने ली जिसके अंदर से 300 ऐसी एक्टिविटी थी जिसके अंदर कोई इंजरी नहीं हुई, 29 ऐसी एक्टिविटीज थी जिसके अंदर माइनर इंजरी हुई, और एक आपका मेजर एक्सीडेंट बोलते हैं या लॉस्ट टाइम इंजरी हुआ। सो बेसिकली what he understood was, उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिजाइन किया। ये आप भी कर सकते हैं। हम लोग हेनरिच मॉडल को गलत समझ लेते हैं। सी बेसिकली जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो सिमिलर परिस्थितियां, सिमिलर एक्टिविटीज, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, तब जाके आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक आदमी के साथ में एक महीने में कितने एक्सीडेंट हो ही पता नहीं है, या एक आदमी ने कितना काम किया, क्या किया, किस तरह की क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो उस एक्टिविटी के रिलेटेड कोई एनालिसिस नहीं होता। तो यहाँ पे जब आप हेनरिच थ्योरी की बात कर रहे हैं कि भी हेनरिच का अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो वो मॉडल अगर आपको अप्लाई करना है तो वो इस तरह से अप्लाई होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि नो इंजरी एक्सीडेंट कितने हैं, माइनर इंजरी एक्सीडेंट कितने हैं, लॉस्ट टाइम इंजरीज कितनी हैं। सो एवरेज ये कहा जाता है फाइनली जब आप डिराइव करते हैं तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि 90% या 91% या 90.9% जो है वो नो इंजरी एक्सीडेंट्स होते हैं, 8.8% माइनर इंजरीज होती हैं, माइनर इंजरी एक्सीडेंट्स होते हैं, एंड 0.3% आर द चांसेस दैट यू हैव अ लॉस्ट टाइम इंजरी और अ मेजर एक्सीडेंट। सो ये दिस इज व्हाट इज डिराइव्ड। सो whenever you are doing calculation on your analytical data, जब आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि हाउ ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट। अब हम लोग बात करें थियरी ऑफ एक्सीडेंट अकरेंस। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है, इसे समझिए, बेसिक्स है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, आदमी को अगर इंजरी हुई है, करेक्ट, वो किस वजह से होती है, अगर इंजरी हुई है तभी तो हम कहेंगे ना कि एक्सीडेंट हुआ, अगर इंजरी नहीं हुई तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट हुआ। एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, ठीक है, उसको कोई चोट नहीं लगी। सो अ पर्सनल इंजरी अकर्स ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअल सेग्रीगेशन, दो शब्दों में इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। तो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ बट इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट, नोबडी वाज इंजर्ड, सो देयर वाज नो एक्सीडेंट। सो इंसिडेंट और एक्सीडेंट का डिफरेंस। इसके बाद में एन एक्सीडेंट अकर्स ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ एन अनसेफ एक्शन, करेक्ट, या तो किसी ने अनसेफ एक्ट किया होगा या अनसेफ मैकेनिकल और फिजिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, या समटाइम्स बोथ, अनसेफ एक्ट भी होगा और कंडीशन भी होगी। सो एक्सीडेंट तभी होगा जब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों, ये थियरी है। इसके बाद में अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस जो है या अनसेफ कंडीशंस जो है, एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ फॉल्ट्स ऑन पार्ट ऑफ पर्सन एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रिस्की कब हो जाएगा, अगर किसी आदमी ने उसका गार्ड निकाला है तभी तो। सो उसके अंदर फॉल्ट किसका आता है, अनसेफ एक्शन एंड अनसेफ मैकेनिकल एंड फिजिकल कंडीशन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन,
कैसे? अगर आदमी ने अगर उसका कार्ड नहीं निकाला है, कोई मशीन अपने आप से तो निकाल नहीं देगी, तो इट इज नॉट लाइक देयर इज अ मॉन्स्टर ट्रक और समथिंग लाइक दैट एंड दैट विल रिमूव द गार्ड्स. नो, इट never removes the guards. Machine cannot remove the guards on its own if it is, unless and until it is unsafely designed. Correct? तो unsafely design कौन कर रहा है? Ultimately person ही कर रहा है. अगर unsafely उसके ऊपर काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? Person ही कर रहा है. So that is where unsafe action or unsafe mechanical and physical condition exist because of an individual, a person only. Now coming to the fault of person in inherited or acquired from the environment. Fault of person कैसे? किसी आदमी का अगर आपको रीजन या फॉल्ट अगर फाइंड करना है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजंस को समझना बहुत जरूरी है. एक आदमी की गलती कब होती है? इसीलिए when we are talking of the philosophical part of it, so we are discussing that how an individual comes in fault. So what are the kind of faults that the person can make? So the very first aspect comes to anatomical या physiological instability. Anatomical और physiological instability की जब हम लोग बात करते हैं तो क्यों सर ऐसा कैसे हो गया? सर नहीं होता, सर ऐसा नहीं होता है. So that is like functional या structural या bodily disabilities की वजह से या instability की वजह से आपसे गलती से कोई चीज हो गई. This is what the meaning is. इसके बाद में आता है improper psychological characteristics. मतलब आप psychologically disturbed हैं, जैसे बोलते हैं ना, क्या भाई बीवी से झगड़ा करके आए क्या? So this is where it comes into picture, that improper psychological characteristics. Third point आता है lack of knowledge and skill. So अब आदमी की हम गलतियां ढूंढ रहे हैं कि आदमी की गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है. अब इसके अंदर nobody is to be blamed. आप ये सोचिए कि अगर किसी की बॉडी आपने कोई एक उनको काम करने के लिए दिया, जैसे आप किसी को बोल दिया यार 50 किलो की बोरी उठाना है, अब उस आदमी का वजन ही 40 किलो, वो कैसे उठाएगा? करेक्ट. सो दैट इज बॉडीली लिमिटेशंस. लेकिन कई बार क्या होता है, पीपल पुश देमसेल्व्स, उससे बॉडी लिमिटेशंस हैं. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? बॉडी लिमिटेशंस. सो आपको जब आप डिजाइन कर रहे हैं किसी भी तरह का सिस्टम या कोई भी एक्टिविटी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर द पर्सन हैज बॉडी लिमिटेशंस. साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. इम्प्रॉपर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बंदा स्टेबल ही नहीं है, गुस्से में काम कर रहा है, पटक रहा है, चीजें इधर उधर फेंक रहा है. दैट इज रॉन्ग. मेक दैट पर्सन स्टॉप वर्किंग. इसके बाद में लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल. लोगों को उस चीज का ना नॉलेज है ना स्किल्स है, लेकिन फिर भी वो करना चाहते हैं. क्यों? काम तो करना है. करेक्ट. देन इम्प्रॉपर मैकेनिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. देन लास्ट में आता है इम्प्रॉपर मैकेनिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, कि वहां पे वो इक्विपमेंट ही गलत सिलेक्ट करके लेके आया, भाई वो गलत ही है. करेक्ट. सो नॉलेज ऑफ दीज फैक्टर्स, मतलब इन 4 चीजों की अगर आपको जानकारी है, सो देन एंड देन यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट एंड यू कैन एक्चुअली गिव अ सॉल्यूशन टू इट. करेक्ट. अब हम लोग बात करेंगे अनसेफ एक्शंस के बारे में. सो व्हाट आर अनसेफ एक्शंस? So cause and preventions. So these are generally classified in very few categories. Unsafe actions को भी कैटेगराइज किया गया है या आप पॉइंट वाइज डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी. अनसेफ एक्शंस कौन से होते हैं कि भाई आपको बोला नहीं गया था फिर भी आप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, यू विल फेल टू सिक्योर दी. कोई भी अगर चीज हो रही है तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे. फिर ऑपरेटिंग और वर्किंग एट हायर देन अ स्पेसिफिक स्पीड. आपको पता ही नहीं है स्पीड कितनी रखनी है, आप ज्यादा करती स्पीड. सो दीज आर ऑल अनसेफ एक्ट. मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेस इनऑपरेटिव. आपने क्या किया, सेफ्टी का डिवाइस लगा हुआ था, सेंसर लगा हुआ था, हटा दिया उसको कि ये बार बार बंद हो जाता है, हटा दो उसको. करेक्ट. सो दिस इज अनसेफ एक्ट. Using damaged equipment hand instead of equipment or equipment unsafely. So basically आपने क्या किया, आपने damaged equipment को इस्तेमाल किया, हाथ इस्तेमाल किया जहाँ पे मैकेनिकल डिवाइस अवेलेबल थी, या आपने इक्विपमेंट को अनसेफली ऑपरेट किया. करेक्ट. लात मार देते हैं कई लोग, थपेड़े मार देते हैं. So this is all unsafely operating. Then unsafe loading, placing, mixing, combing, ये सब unsafe.
कैसे लोडिंग अनसेफ, पटक दिया उठा के, कहीं बोरी उठा के ला रहे हैं, पटक रहे हैं, सो अनसेफ लोडिंग, तो बोरी फट सकती है, करेक्ट। टेकिंग अनसेफ पोजीशन एंड पॉस्चर्स, सही ढंग से उठा ही नहीं रहे उसको, कैसे भी, अरे कौन झुके, ये साहब लोग बोलते हैं, कौन पॉस्चर फॉलो करता है एर्गोनॉमिक्स का, ठीक है उठाओ, करेक्ट। सो अल्टीमेटली ये नुकसान आपको ही करने वाला है। सो दीज आर ऑल कमिंग अंडर अनसेफ एक्ट्स। देन कमिंग टू टेकिंग अनसेफ position and postures, working with moving, working on moving or dangerous equipments, जो move कर रहे हैं उन equipments के ऊपर काम करना, then distracting, abusing, teasing, ये सब करना, and failure to use safe attire or a personal protective equipment. So A, B, C, D, E, F, G, H, I. पहला A, operating without authority, failure to secure the bond, operating with or working at higher than the specified limit, making safety devices inoperative, using damaged equipment, hands instead of equipment and equipment unsafely, then unsafe loading, placing, mixing, combing, etc., taking unsafe position and postures, working on moving on dangerous equipment, distracting, teasing or abusing, and failure to use safe attire or personal protective equipment. So this is basically these are the points. So I hope you understood the points that are responsible for unsafe acts. So these are 9 points, correct, that we discussed. Now coming to the accident proneness. So we can definitely in the course, the detailed course, we will be covering in detail each point as well, but here because the time is limited, so I'm limiting it to these 9 points only. So now accident proneness. So accident proneness की जब हम लोग बात करते हैं तो accident proneness कब होती है? When you are performing unsafe actions, correct? तो बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो accident prone है यार बंदा, या butterfingers है ना? So these are called accident proneness. So these are basically nothing but when you are detecting that unsafe acts कोई आदमी अगर perform करता है, so he is prone to accident, correct. Now coming to unsafe mechanical or physical conditions. So mechanical or physical conditions unsafe कैसे होती हैं? So inadequate guard first, then यहाँ पे भी हम लोग सेम उसी तरह से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ये भी 9 पॉइंट्स हैं. सो सबसे I'll just quickly wrap it up. First, inadequate guard, unguarded, defective condition, rough, sharp, slippery, decay, corroded, fragged or cracked surfaces. Unsafe. Fourth is unsafe design or construction. Fifth is hazardous arrangement of process, that is piping, storage, space exist, layout, overall misalignments. Then sixth is unsafe elimination, that is inadequate or unstable. Unsafe ventilation, that is inadequate or improperly distributed ventilation. Then unsafe dress or apparel. Then finally unsafe method and process and planning, etc. So these are basically the 9 conditions. Dresses and apparels भी mechanical or physical condition में आते हैं, because that also is part of unsafe conditions. So if your dress up is not proper, so it is unsafe, it comes under unsafe condition as well. So now principle of accident prevention के अंदर ये हम लोगों ने जो 9 पॉइंट देते हैं, जैसे inadequately guarded है, या गार्ड ही नहीं है, या डिफेक्टिव कंडीशन या रफ उसके अंदर सरफेस एग्जिस्ट करते हैं, हैजार्ड अरेंजमेंट जैसे पाइपिंग अरेंजमेंट्स हैं वो सब मिसअलाइंड है, सब खिचड़ी कर रखा है, इल्यूमिनेशन प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, आपके कपड़े प्रॉपर नहीं है, मेथड प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ये ओवरऑल इफेक्ट करती हैं, अनसेफ बनती हैं अनसेफ कंडीशंस, करेक्ट. सो नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, so though it is majority of the accidents are direct causes of unsafe unusually unsafe actions के द्वारा या unsafe conditions prevail होती हैं तब होता है, लेकिन ये जो characteristics हैं जैसे principles of accident prevention की अगर हम लोग बात करें, so ये आते हैं किसी भी आदमी की limitations के ऊपर. Now they can be anatomical, जैसे जो आपकी physical body है उसके related, psychological, perceptual, जैसे आपके बोलते हैं ना कि भाई यह आपका अनुमान था, and skills and ability. So basically reduction in unsafe mechanical or physical condition will be appropriate. आप ऊपर की जो चीजें हैं जो भी हम लोगों ने बात किया कि भी physical aspects है, physiology है, conceptualization
सिचुएशंस हैं या आपका परसेप्शंस हैं, इनको आप जल्दी से बदल नहीं सकते, लेकिन यस फिजिकल और मैकेनिकल कंडीशन को तो आप इमीडिएट एड्रेस कर सकते हो. सो दीज आर कॉल्ड द लो लाइंग फ्रूट्स. सो बेसिकली अगर ऐसी कोई कंडीशन आपने अगर आइडेंटिफाई करी दैट दीज आर अनसेफ कंडीशंस, सो लेट अस फर्स्ट एड्रेस दोस, देन वी कैन slowly and gradually come to improving the human aspects of it. So efforts to prevent an accident by method giving emphasis on the control of unsafe actions alone would not give encouraging results unless they are backed up with engineering and extended practicable. तो practicable चीजों तक जब हम लोग उसको extend नहीं करेंगे तब तक हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे. So now finally we are going to discuss on the accident prevention methods. See, you have to understand, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने बहुत उसको क्रिस्प में लिया है. So जब हम लोग बात करते हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड्स की, तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड्स क्या होते हैं? So basically एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड्स हर वो मेथड है जो आप इस्तेमाल करते हैं to ensure that your overall operation is safer, better and in a proper aligned manner. करेक्ट. तो जब हम लोग एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले जैसे हम लोग बोलते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट. सो हायरार्की ऑफ कंट्रोल वाला जो पार्ट है उसको समराइज अगर आपको करना है तो सबसे पहले क्या होता है? इंजीनियरिंग रिविजन्स, पर्सनल एडजस्टमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट या what we have done at the instrument level, and finally comes to the discipline. तो जब हम लोग एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेथड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं, इंजीनियरिंग, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंट एंड डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. नेचुरली अगर डिसिप्लिन नहीं होगा सो यू आर इन सूप. सो इसको अगर हम समझना चाहें तो कोर्स के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने काफी डिटेल में इसको समझाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट कंट्रोल लिया है. नाउ मैनेजमेंट कंट्रोल के 3 हिस्से होते हैं, दैट इज एलिमिनेटिंग दी unsafe conditions, discovering the causes and eliminating unsafe actions. So conditions और actions को हम लोगों ने eliminate किया, and then middle part is the discovering of the causes. So there are 2 causes that we have to identify. One, we have to identify the unsafe condition, and another one we have to identify unsafe actions. So how we can identify unsafe conditions? So what are the means how we can identify? So conditions को identify करने का तरीका क्या है? Safeguarding all machine and equipments and workplaces, rectifying or preventive defective conditions, suitable and safe design and construction, safe arrangements, processes, methods of work, etc., and adequate and stable illumination, adequate and stable ventilation, and safe dress and personal protective equipment. ये आ गया कंडीशन. एक्शंस कैसे करेंगे? पर्सनल एडजस्टमेंट, सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड डिसिप्लिन. अब जब आपको कॉज, इन दोनों चीजों को जब आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैन डिस्कवर द कॉजेस? बाय जॉब सेफ्टी एंड एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन द एक्सीडेंट्स, inspection of plant and equipments, recording and tabulating of data and analysis of data. So basically ये आपका overall accident prevention की techniques में included है. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक का बटन दब गया होगा. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. And thank you very much, and we'll keep on coming up with more such videos. I hope you like it. So keep liking and sharing, and do not forget to hit the bell icon for subscribe requests to get the notifications as well, and to give us the motivation. Thank you very much, friends.